साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज हम पढ़ेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट के काइंड्स कितने होते हैं, और उसी में एक आप मान सकते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी आता है, जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से भी कठोर होता है। और वो क्या होता है, आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। साथियों, जो सेक्शन 11 अब भारतीय न्याय संहिता है, वो डिफाइन करता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है, और वो एक प्रोसीजर बताता है कि कितने महीने तक के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि किसी को एकांत कारावास में भेजा जा सकता है। साथियों, पहले हम समझते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास होता क्या है। साथियों, जब किसी एक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलता है और उस पनिशमेंट के दौरान उसे एकांत कारावास में भेजा जाता है, यानी कि जब किसी एक्यूज्ड को एक सेल में रखा जाता है और उस सेल में किसी से भी मिलने नहीं दिया जा सकता है, किसी से भी बात करने नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि इससे बाहर तुम नहीं जा सकते हो, तो उसे बोला जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। साथियों, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऐसे ही नहीं दिया जाता है। किसी भी ऑफेंस यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब दिया जाएगा, जब कोई ऑफेंस हो और उसका जो पनिशमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ये रिग्रेस होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं जब वहां पे इम्प्रिजनमेंट की बात की गई थी, जब सेक्शन 4 का आप क्लॉज 3 देखेंगे तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट को दो भागों में बांटा गया है, एक सिंपल, एक होता है रिग्रेस। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट यानी कि कोई ऑफेंस है, उसमें पनिशमेंट है जो है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का है, तो उस सिचुएशन में ही किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसमें दिया जा सकता है। यानी कि कोई ऑफेंस है, उसका पनिशमेंट यदि केवल सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो, तो उस सिचुएशन में उस एक्यूज्ड को, उस कैदी को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास में नहीं भेज सकते हैं। साथियों, ये तो हो गया कि किस सिचुएशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना किसी को दिया जा सकता है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। तो इसमें तीन बातें की गई हैं। पहला, कि यदि यदि ऑफेंस और उसका पनिशमेंट 6 महीने के लिए हो, यानी कि किसी ऑफेंस है, कोई व्यक्ति है, उसको 6 महीने के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में भेजा जा रहा है, तो उसको मैक्सिमम 1 महीने का, उस दौरान ये 6 मंथ में उस 1 महीने के लिए उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा जा सकता है। दूसरी बात, यदि उस व्यक्ति को 6 महीने से ज्यादा और 1 साल के भीतर, 6 महीने से ज्यादा और 1 साल के भीतर, यानी कि 7 महीने के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गया हो, या फिर 8 महीने के लिए, या फिर मान लीजिए 1 साल के लिए उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है, तो उस सिचुएशन में उसे मैक्सिमम 2 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जा सकता है। और जो तीसरी इसमें बात की गई है वो है, यदि मोर देन 1 ईयर, अगर मोर देन 1 ईयर उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किसी ऑफेंस में दिया गया है और उसमें उसको पनिशमेंट 1 साल से ज्यादा दिया जा रहा है, तो वहां पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन इतना है कि वो 3 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए उस व्यक्ति को भेज सकता है। यानी कि कुल मिलाकर किसी भी सजा में कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो, किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 3 महीने के लिए एकांत कारावास में भेजा जा सकता है, उससे ज्यादा उस व्यक्ति को नहीं भेजा जाएगा। साथियों, अब इसमें हम समझेंगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ये तो आप समझ गए कि 1 महीने के लिए भेजा जा सकता है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, लेकिन क्या 1 महीने वो लगातार उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा? क्या 2 महीने लगातार उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा? क्या 3 महीने के लिए लगातार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रूल बताता है सेक्शन आपका 12, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आप सेक्शन 12 आप बीएनएस जब देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि लिमिट्स क्या होगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो वहां पे लिमिट बताई गई है कि यदि यदि किसी व्यक्ति को 1 महीने या फिर 2 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया है, तो उस सिचुएशन में 14-14 दिन का आप गैप करके उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है,
उसे मान लीजिए आप 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सजा मिला, तो 6 महीने का उसका जेल था, तो 6 महीने में क्या होगा, वो पहले महीने में शुरुआत के 14 दिन उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जा सकता है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसे फिर से 14 दिन का गैप दिया जाएगा, यानी कि 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और फिर 14 दिन का उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। 14 दिन वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रहेगा, 14 दिन वो फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो बाकी कैदियों से मिल सकता है, बात कर सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन साथियों, जब यहाँ बात 3 महीने की होती है, यानी कि जब आप 1 साल से ज्यादा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल है और उस सिचुएशन में कोर्ट आपको 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कहती है, यानी कि सजा सुनाती है, तो उसमें दूसरा रूल है। उसमें रूल ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम 7 दिन के लिए ही किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, यानी कि एकांत कारावास में रख सकते हैं। और इसके बाद कितने दिन का उसे टाइम इंटरवल मिलेगा, यहाँ पे तो आप देख ले रहे हैं कि 14 दिन का एकांत कारावास है, तो 14 दिन का उसका टाइम इंटरवल भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 महीने का एकांत कारावास सुनाया गया, तो यहाँ पे विद इन 1 महीने में 7 दिन ही उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है, यानी कि 1 महीने में 7 दिन, फिर उसको अगले महीने नेक्स्ट वीक में आप 7 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 दिन का होने के बाद 7 दिन का टाइम इंटरवल रखें फिर 7 दिन के लिए, ऐसा नहीं। जब आप मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको दिया जाता है, यानी कि उस पर आपको सजा दिया जाता है, तो आप 7 दिन 1 महीने में, फिर अगले महीने में 7 दिन करके उसका 3 महीने का सजा जो है वो पूरा किया जाएगा। और जो 2 महीने या फिर 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किया जाता है, उसमें एक बार में 14 दिन, अब विद टाइम इंटरवल 14 दिन, यानी कि उसमें 14 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, फिर 14 दिन का टाइम इंटरवल, फिर 14 दिन के बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। तो ये है प्रोसीजरल बाउंडेशन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जो कि किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जब भी सजा सुनाया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, उसमें बताई जाती हैं। और जब आप सेक्शन 11 सेक्शन 12 आप बीएनएस देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इन बातों को समझेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि आपको बैरक पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना बैरक के आप लॉ को नहीं जान सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि जो बैरक का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आप बैरक को पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक चाहिए, ये फ्रेज, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको सही से चीजें, बातें जो है उसकी लिखी हुई वो याद हो सके। धन्यवाद।